गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर का अगला पार्ट। कल कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से हम आपके लिए वेक्टर का अगला पार्ट लेके नहीं आ पाए थे, लेकिन आज हम इसी से बारे में अगले पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो प्रीवियस ईयर आईआईटी और सीपीएमटी में आए हुए हैं। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर का अगला पार्ट यानी पार्ट 3, जिसमें हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमको पहले पढ़ना है बाबू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले एक चीज हम आपको बता दें कि पीछे जब हम यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बता रहे थे और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बता रहे थे, तो हम बताए थे कि अगर कोई वेक्टर है, उस वेक्टर ए है, तो उसके एलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर यानी उसकी एलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर ए कैप होता है और ये उस वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करता है। डायरेक्शन मतलब दिशा को डिनोट करता है। और ये मॉड ऑफ ए ये मैग्नीट्यूड को डिपेंड करता है, यानी मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, जिसको हिंदी में परिमाण कहते हैं। और वहां पे डेफिनेशन बताया था कि यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू जो होती है वो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और यहाँ पे वेक्टर ए की बात करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये मॉड ऑफ ए इंटू ई कैप हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई वेक्टर का ये पार्ट क्या दिखा रहा है बाबू? मैग्नीट्यूड। और ये पार्ट यानी ए कैप डायरेक्शन दिखा रहा है। इसी तरह से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमारे पास 3 है, आई, जे और के। ये I जो है वो x एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन दिखाता है, J y एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन दिखाता है और K को माने कि वो Z एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन दिखाता है। इतनी बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे, फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ते हैं। अब जरा समझें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये देखिए हमारा ब्लैक बोर्ड, मान लीजिए बाबू ये है y एक्सिस। सपोज हम मान रहे हैं ये कि हमारे व्हाइट बोर्ड का ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो जिस प्लेन में, यानी ये पूरा ब्लैक बोर्ड जिस प्लेन में x और y एक्सिस से बना एक प्लेन को हम नाम देंगे xy प्लेन। क्या नाम देंगे बाबू? xy प्लेन। अब सपोज कि इसी xy प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर है, इसी xy प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर रखा हुआ है और उस वेक्टर का नाम हमने दे दिया वेक्टर r। जरा देखेंगे, हमने उस वेक्टर का नाम दे दिया वेक्टर r और इस वेक्टर r का x एक्सिस, दो ऑर्थोगोनल एक्सिस यहाँ हम कंपोनेंट यहाँ पे इज्यूम करें, यानी हमारा ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ध्यान देंगे, और ये है हमारा y एक्सिस। अब सपोज कि ये वेक्टर r जो है उसका x एक्सिस के एलोंग जो कंपोनेंट है वो rx है और y एक्सिस के एलोंग जो कंपोनेंट है ry। अब इसी rx और ry, अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ही आसान सी बात है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर r को हमने रिजोल्व कर दिया। रिजोल्व करने का बाबू दो भाग में तोड़ दिया। इस r का कुछ इफेक्ट x एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ इफेक्ट y एक्सिस के अलोंग होगा, तो आखिर x एक्सिस के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, और y एक्सिस के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जरा देखें, और यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इसको हम मान लिए थीटा, यानी हम मान लिए इस r की वैल्यू यहाँ पे थीटा है, यानी r का डायरेक्शन थीटा है। तो x एक्सिस के अलोंग इसका rx होगा और y एक्सिस के अलोंग ry।
सपोज कि x एक्सिस के अलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर जो इसका डायरेक्शन बताएगा rx का वो I है और इसके अलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर rj है। तो अब उस केस में हम बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम क्या लिख सकते हैं बाबू? ये लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry। ये हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। यानी ये r, देखो जरा ध्यान से, ये ry होगा तो ये भी ry होगा और एक वेक्टर के हेड से एक वेक्टर का टेल गया, यानी कहने का मतलब ये जो पोर्शन होगा, ये जो लाइन वो rx और r प्लस ry को डिनोट करेगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो यहीं से हमने लिख दिया वेक्टर r बराबर rx प्लस ry। अब जरा समझेंगे, अब इसको हम कुछ और लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं rx और इस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है i कैप, और इस y के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है rj कैप। अब ये बात हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू rx i प्लस rj कैप। अब इस rx और इस ry की वैल्यू कितनी है ये हमको देखना है। जरा समझेंगे, दो तरीके से पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और फिर हम बताते हैं rx और ry की वैल्यू कितनी है। सपोज एक पॉइंट है O और यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो बाबू जरा बताओ यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0, और इस P का कोऑर्डिनेट हमको पता है x एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस और y एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस ry है। तो अब ये OP अगर कोई निकाले, यानी OP की बात करें हम, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर r की बात करें, तो कोई बचपन से पढ़ते आप आ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जरा देखेंगे, इसको हम मान ले x1 y1 और इसको मान ले x2 y2, तो यहाँ से हो जाएगा rx माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ry माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी मॉडुलस r की वैल्यू, यानी ये r की अगर हम बात करें तो r की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। ये उसकी वैल्यू है वेक्टर r की, यानी r की मॉडुलस की वैल्यू हम ये देख लें कि ये एक्चुअली इस rx कंपोनेंट और ry कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर है। अब एक बात, आखिर वास्तव में ये rx है क्या और ये ry है क्या, हमको ये भी तो जानना होगा। क्यों जानना होगा भाई? क्योंकि अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं r, तो उसके लिए हमको rx निकालना होगा और ry निकालना होगा। जरा देखो तो, अगर हम पूछे आपसे rx क्या है, तो आप कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ r along किसके अलोंग बाबू? x एक्सिस। अगर हम आपसे कहें ry क्या है, तो आप कहेंगे कंपोनेंट ऑफ r along y एक्सिस। ये बात, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हुआ कि सर rx और ry को तो आप कह रहे हैं कि इट इज कंपोनेंट ऑफ r along x एक्सिस, इट इज कंपोनेंट ऑफ ry along y एक्सिस, तो कहने का मतलब ये निकालेंगे कैसे हम? तो अब इसके लिए व्यवस्था हमारे पास क्या है? तो इसके लिए व्यवस्था जरा देखेंगे, इन ट्रायंगल, इसको हम मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर को n, इन ट्रायंगल ONP में बाबू यहाँ देखना, साइन थीटा अगर हम निकालें या कॉस थीटा अगर हम निकालें, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस क्या था हमारे पास? rx, और हाइपोटेनस को क्या माना था आपने? r। तो यहाँ से अगर rx की वैल्यू देखोगे तो इट इज r cos थीटा मिल जाएगा, और सिमिलरली हम अगर यहाँ से साइन थीटा निकालें तो ये हो जाएगा, देखना जरा इसी ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, यानी ry और हाइपोटेनस r, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ry बराबर हो जाएगा r sin थीटा। अब ये समझना ध्यान से,
यानी Rx हमको मिल गया, Ry मिल गया, तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड R की वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो वेक्टर R हमने एक्स वाई प्लेन में लिया था बाबू, उसका x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट Rx, it is actually is equal to R cos theta, and the component of R along y axis is actually is equal to Ry is equal to R sin theta। अब जरा थोड़ा सा जनरलाइज अगर हम इस चीज को करें तो हमको इतना याद करने की शायद जरूरत ना पड़े। अगर हमारे पास कोई यहाँ पे देखिए आर वाई है, अगर हम ये बात करें आर बराबर, तो आर बराबर हम ये देख रहे हैं कि अभी हम ये वेक्टर आर इज इक्वल टू लिखे थे आर एक्स आई प्लस आर जे आर वाई जे का, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। देखो तो आर एक्स क्या है, इट इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ आई, आर वाई क्या है, इट इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ जे। तो हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यार को निकालने के लिए अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हो तो हम फॉर्मूले को जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ जे का स्क्वायर, यानी कि आई का गुणांक और का स्क्वायर और प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आर निकल जाएगा। और अगर आर के डायरेक्शन की कोई बात करता है तो आर का डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा, ये है आर एक्स और ये हमारा था आर, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला था, इसको भी लिख सकते हैं आर वाई, और ये भी है आर वाई, यहाँ थीटा, ये आर वाई इसका डायरेक्शन है, तो यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा। क्या बाबू इस ट्राइंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आर वाई, और बेस क्या हो जाएगा आर एक्स, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। तो इस तरह से हम उस वेक्टर आर जो एक्स वाई प्लेन में है उसका रिजोल्यूशन किए, और उसका रिजोल्यूशन करके देखे कि आर एक्स और आर वाई का जो एक्चुअल वैल्यू है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा की वैल्यू, और यहाँ से उस आर का डायरेक्शन आर tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, और उसका आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ जेड का स्क्वायर। इस तरह हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ ली। अब इसका हम यूज करेंगे डायरेक्ट, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब जरा देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, जरा देखेंगे। अभी हमने दो वेक्टर के बारे में पढ़ा, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज एक्चुअली द जनरलाइजेशन ऑफ ए वेक्टर इन ए स्पेस, यानी इस स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका जनरलाइजेशन है किसी भी वेक्टर का। यानी हम यहाँ बात करेंगे कितने एक्सिस की, 3 एक्सिस, और जो तीसरी एक्सिस होगी वो इस ब्लैक बोर्ड के बाहर होगी, ब्लैक बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के बाहर की ओर निकली होगी, और ये हमारा एक्स और ये वाई प्लेन है, और जेड प्लेन हमारा ब्लैक बोर्ड के बाहर की ओर। अब समझना ध्यान से। अब एक बात याद रखें, अब यहाँ पे हमने मान लिया एक एक्स वाई प्लेन हमारे पास, ये तो एक्स वाई प्लेन रहा, और तीसरी जो जेड प्लेन है, जेड एक्सिस है, वो ब्लैक बोर्ड के बाहर है। अब ये जनरलाइजेशन हम करने जा रहे हैं।
ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसके अलॉन्ग काम करने वाला यूनिट वेक्टर आई है, ये हमारा वाई एक्सिस है जिसके अलॉन्ग काम करने वाला जेड है, जे है, या इसको हम माने वाई एक्सिस और जिसके अलॉन्ग काम करने वाला यूनिट वेक्टर है जे, और ये है हमारा जेड एक्सिस जिसके अलॉन्ग काम करने वाला हमारा क्या है बाबू, के है। अब समझना ध्यान से, एक वेक्टर हमने इसमें लिया, एक वेक्टर ये लिया, ध्यान देना ये बात, ये हमारा वेक्टर है और इस वेक्टर को यहाँ पे हमने ओरिजिन माना O और इसका क्वाड्रेंट होगा x y z, और इसका इस वेक्टर r का x के अलॉन्ग कंपोनेंट अभी अभी हमने बताया rx है, y अलॉन्ग के कंपोनेंट इसका ry है और z के अलॉन्ग कंपोनेंट है rz। अब यहाँ पे कैसे रेजोल्यूशन होगा, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट P का, तो जरा बताओ यहाँ पे rx ry और rz, इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बाबू P का, तो ये हो जाएगा rx ry और rz, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब इस वेक्टर का माने, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ माने अल्फा बना रहा है एंगल, y एक्सिस के साथ माने बीटा बना रहा है, ये रहा y एक्सिस, ये रहा बीटा बना रहा है, और ये जो P है यानी वेक्टर P है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ध्यान समझना, मान ले ये अल्फा बना रहा है, ये y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जरा देखना, यहाँ पे भी अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो मॉडुलस ऑफ r यानी OP की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बाबू, अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी rx माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस ry माइनस 0 का स्क्वायर प्लस rz माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर r बराबर, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, यानी इस वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे कंपोनेंट में डिवाइड होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि x एक्सिस के लॉन्ग rx, y एक्सिस के लॉन्ग ry और z एक्सिस के लॉन्ग rz। अब जरा देखेंगे ध्यान से, अब r की वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन 1 हम मान। अब जरा देखेंगे, अगर हम यहां से cos अल्फा निकालें, इस वेक्टर p का x एक्सिस के साथ एंगल क्या है, cos अल्फा यानी अल्फा। जरा देखना ध्यान से, पेन ले आओ दो। ये वेक्टर हमारा 3D वेक्टर हमारा, ये है 3D प्लेन, और ये जो ब्लू पेन है ये हमारा है वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जरा ध्यान से समझना, ये वेक्टर बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 3D भी है, समझने की कोशिश करें। ये हमारा x एक्सिस, इसको हमने लिया y एक्सिस, इसको लिया z एक्सिस, और इसको यानी ये हमारा जो पेन है, ये ब्लू वाला पेन, ये हमारा है वेक्टर OP, और इस वेक्टर OP का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, rx, ry और rz। तो ये माने कि ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो आखिर ये एंगल की वैल्यू क्या होगी ये समझने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले cos अल्फा निकालना चाह रहे हैं, तो cos अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ तो। cos अल्फा यहाँ से देखें तो cos अल्फा इस ट्राइंगल में यहाँ पे n माने, ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ONP में cos अल्फा हो गया rx यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस, यानी इसको r माना है आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर प्लस rz का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बीटा निकालें, यानी ये हमारा
आर, रिजल्टेंट आर वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो ये कॉस बीटा अगर हम निकालें ये हो जाएगा आर वाई बराबर आर वाई अपॉन ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम कॉस गामा निकालेंगे, कॉस गामा क्या है बाबू, इस वेक्टर P का z एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, तो z एक्सिस के साथ एंगल बनेगा और गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या आर जेड अपॉन, इधर देखो तो जरा ध्यान से, इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये हो जाएगा आर गामा इज इक्वल टू बेस क्या है बाबू आर जेड, और हाइपोटेनस तो तीनों के लिए सेम है, ये हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। अच्छा, ये जो रूल लगता है cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। जरा देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ है हमारे पास, तो अभी हमने बताया है वही चीज आपको बार बार हमने ये पेन से हमने वेक्टर का डायरेक्शन बना कर दिखाया है कि ये जो हमारा वेक्टर है वो सबके साथ, ध्यान देना, ये जो हमारा वेक्टर है ये सबके साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये देखो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से हर जगह हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 90 डिग्री ये हमारा वेक्टर है और ये इसके साथ, तो ये जो एंगल है परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री, यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री। इसी तरह ये वेक्टर हमारा ये भी एक 90 डिग्री है यहाँ पे, बस ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा। अब जरा देखना ध्यान से, इसको हम इक्वेशन 1, 2 और 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, अगर हम लिखें स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आर एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर और प्लस आर वाई का स्क्वायर अपॉन, जरा देखना सबको स्क्वायर कर रहे हो बाबू, तो सबको स्क्वायर कर रहे होगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और आर जेड का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं, यानी हमारे पास अगर तीसरा कोई है यानी कि थर्ड इक्वेशन, तो आर जेड का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ये आर जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हम कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सब होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ऊपर आर एक्स स्क्वायर प्लस ये तीनों का देखो डिनोमिनेटर क्या है बाबू, सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो ऊपर एज यूजुअली ऐड हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और ये सब का स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होके वैल्यू 1। आप समझना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। किसी भी वेक्टर का 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल होता है, यहाँ पे वेक्टर r का x एक्सिस के साथ क्या एंगल था, अल्फा, उसका जो कोसाइन होता है बाबू ध्यान से समझना, यानी एंगल का, यानी कि एंगल ऑफ वेक्टर
एंगल ऑफ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंगल ऑफ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का जब हम कॉस लेते हैं यानी कोसाइन लेते हैं, तो ये एंगल क्या बता रहा था एक्चुअली, ये एंगल बता रहा था एक्चुअली डायरेक्शन को। इसलिए इस पूरे टर्म का नाम यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को एक स्पेशल नाम से जानते हैं और उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं बाबू? डायरेक्शन कोसाइन। यानी cos alpha, cos beta, cos gamma is nothing else, it is actually the direction cosine of the vector। अब उस केस में अगर इस डायरेक्शन कोसाइन को अल्फा बीटा गामा मान ले, सॉरी एल एम एन मान ले, इसको हम क्या मान ले? cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा को मान ले l, cos बीटा को मान ले m और cos गामा को मान ले n। तो उस केस में इस इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों रिजल्ट इस डायरेक्शन कोसाइन और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इस दोनों रिजल्ट से हमारे कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाएंगे जो एससीआरए में पूछा गया था अभी रिसेंटली में भी। तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, it is actually the square addition of the square of direction cosine of the vector OP। यानी सदिश OP का ये डायरेक्शन कोसाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z के साथ, यानी अल्फा बीटा गामा वेक्टर OP x के साथ अल्फा एंगल बना रहा, by के साथ बीटा और z के साथ गामा। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, it is actually direction cosine in which have relation is equivalent to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। और इसको हमने मान लिया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी पे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम करते हैं, जरा देखेंगे ध्यान से। अब हमारे पास पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है। एससीआरए में पूछा गया है कि इफ अल्फा, इफ वेक्टर p मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, ध्यान से समझना, बीटा विद y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस, तो उस केस में आप ये बताइए कि P मेक्स ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। एससीआरए में ये पूछा गया था स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा क्या बाबू? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हम ये भी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में पढ़े होंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर अल्फा के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा के जहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा के जहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा के जहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखो तो 1 1 और 1 ये हो गया 3 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले आओ और इस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जरा देखेंगे ध्यान से। तो कितनी आसानी से ये निकल गया। लेकिन अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के इस रिलेशन को नहीं जानते तो हमको अलग अलग
मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वहां से साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा निकालना पड़ता, तब हमको पता चलता उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसलिए ये रिलेशन याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे इस रिजल्ट को भी याद रखें। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए और हमारा ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ बच जाए। डायरेक्ट हम याद रखेंगे 2, तो उससे हमारे समय की बहुत बचत। याद रखें, इस लॉकडाउन सेशन में ये मत सोचे कि अरे लॉकडाउन पता नहीं कब होगा, कब पढ़ाई स्टार्ट होगी, कब एग्जाम होगा। आईआईटी, नीट या क्लास 11 जो होना है वो तो हो के रहे, इसलिए रुके नहीं, अपनी तैयारी करते रहे। थोड़ा ही पढ़े लेकिन हर दिन पढ़े। कोशिश करें पूरी वीडियो रोज देखने की। जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो कमेंट बॉक्स में करें और पूछें, उसका सलूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। और आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो बेहद बेहतरीन क्वेश्चन, जो एक बार आईआईटी में भी पूछा है और 2 बार नीट में भी, सॉरी सीपीएमटी में भी पूछा है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। बाबू ये एक बार आईआईटी में पूछा है और 2 बार सीपीएमटी में पूछा ये सवाल। ये ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा भी है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC शोन इन द फिगर, जहां रेडियस ऑफ द सर्किल क्या दे रखा बाबू? तो मान लेते हैं ये R है और इसके अलावा काम करने वाला हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो I है। इसके लॉन्ग काम करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो बाबू क्या है? J है, और ये हमारा तीसरा वेक्टर A। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B और मॉडुलस ऑफ वेक्टर C, यानी कहने का मतलब ये है कि OA, OB और OC का परिमाण, बाबू परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना है? R। क्यों? क्योंकि दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये सर्किल का रेडियस है। अब जरा हम देखें वेक्टर OA बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो वेक्टर OA बराबर लिख सकते हैं मॉड ऑफ R और मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है बाबू? ये है इसका I कैप, इसका डायरेक्शन, यानी OA बराबर लिखा जा सकता है R इंटू I कैप। क्या लिख सकते हैं बाबू? R इंटू I कैप, जहां R बता रहा है मैग्नीट्यूड और I बता रहा है डायरेक्शन। अभी हम OB के बारे में सोचेंगे, पहले OC लिख ले। OC क्या? OC जरा देखो तो इधर OC किधर लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ R एक्टिंग अलोंग विच डायरेक्शन? बताओ बाबू, ये J, यानी इस लिख सकते हैं R इंटू J कैप। तीसरी जो बात OB वेक्टर की है जरा ये समझेंगे। अभी अभी हमने पढ़ाया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और वहां हमने कहा बाबू कि अगर ये डिग्री यहाँ थीटा बना रहा है तो इस वेक्टर R का इसके लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा? R cos थीटा, और इसके लॉन्ग कंपोनेंट होगा R sin थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर OB इज इक्वल टू किसके किसके सम के बराबर? तो लिखा जा सकता है R cos थीटा, थीटा जहाँ पे यहाँ कितना है? 45, और इंटू R cos थीटा के साथ I कैप लगेगा और प्लस R sin थीटा। R sin थीटा किसके लॉन्ग काम करेगा? J कैप के लॉन्ग। इस तरह हम देखें कि हमारे पास OA प्लस OC प्लस OB तीनों वेक्टर हमने निकाल लिया। अब उसी का आपको क्या निकालना? फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट देखो हम R से नहीं डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम रिजल्टेंट स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर चुका है। तो यह रिजल्टेंट स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC। OA की वैल्यू क्या है? R इंटू I। OB की वैल्यू क्या है? बताओ, OB की वैल्यू क्या है? R इंटू J। और OC की वैल्यू जरा बताओगे, OC की वैल्यू क्या है जी? OC की वैल्यू है हमारे पास R। जरा देखो तो cos 45 को हम लिख सकते हैं 1/√2।
ये हो जाएगा 1/√2i। और इसी तरह साइन 45, यहाँ पे 45 लिखेंगे, यहाँ 45 को लिख सकते हैं r/√2 और ये हो जाएगा g। समझना ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसको सोल्यूशन हमारा करना बाकी है, बस इसको हम हटाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास, r की वैल्यू, इसको हटाओ, ऑप्शन है ये, r की वैल्यू देखो तो i और i का एक टर्म से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बाबू r प्लस r/√2 i कैप और प्लस r, ये r और इस j वाले कोफिशिएंट को एक साथ ऐड कर देंगे तो r/√j कैप। अब हमारे पास ये रिजल्ट सीधे सीधे हमको मिल चुका है बहुत ही आसानी से। अब वेक्टर r की वैल्यू हमारे पास हाजिर है। क्या हाजिर है बाबू? कि वेक्टर r इज इक्वल टू r प्लस r√2 i कैप और r प्लस r√2 j कैप। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड अभी हम निकाले हैं कि मैग्नीट्यूड r बराबर, यानी इस मॉड का r का वैल्यू होता है अंडर रूट में, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, अभी बताए हैं, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कितनी आसानी से ये बातें हो रही हैं। क्यों हम ये सब बताएं, ये बातें समझते रहना। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करें तो ये हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ i क्या है, r प्लस r√2 का होल स्क्वायर और j है r प्लस r√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो सेम टर्म है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो 2 टाइम्स हो गया r प्लस r√2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो देखो √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये √2 रह जाएगा, लेकिन ये पूरा टर्म स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा r प्लस r/√2। यहाँ से अगर फटाफट एलसीएम ले ले बाबू तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 1 एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा √2r प्लस r और √2। इस √2 से ये √2 कैंसिल और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू ये लिख सकते हैं। यहाँ से r अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यानी ये हो जाएगा r ब्रैकेट 1 प्लस √2, सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ रहे हैं, जो भी एग्जाम में आते हैं, बस कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि बेसिक का ही इम्प्लीमेंट हर क्वेश्चन में होना। बस आप अपने ब्रेन को कितना जनरलाइज कर सकते हो, यही आपके नीट और आईआईटी के एग्जाम में देखा जाता है। तो याद रखें ये क्वेश्चन, और बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे भी नेक्स्ट पार्ट हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे आपके सामने। कोशिश करें पूरा वीडियो देखने के लिए, सीक्वेंसली अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उससे रिलेटेड हर सॉल्यूशन, हर संभव प्रयास में करूँगा आपको हर चीज़ समझाने। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे अब हर दिन आपके लिए लेक्चर लेके आए, जिससे आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो सके और कंसिस्टेंटली आप इस लॉकडाउन सेशन में पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।